हेलो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल के बारे में देखा था। उसके अंदर हमने देखा कि फिनॉल का जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया जाता है तब इट गिव्स टू प्रोडक्ट्स, आइदर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। तो उसके अंदर से एक क्वेश्चन आता है कि विच आउट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में से कौन स्टीम वॉलेटाइल है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टीम वॉलेटाइल? दैट इज हैज लो बॉइलिंग पॉइंट। जो स्टीम वॉलेटाइल होता है वो स्टीम के साथ आसानी से वेपर के फॉर्म में बाहर आ जाता है, इसलिए उसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इस बात को समझने के लिए हम लोग दोनों के स्ट्रक्चर्स के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को मैं थोड़ा सा अलग वे में आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं ताकि आप इसके अंदर जो बॉन्डिंग देखने को मिल रहा है उसको समझ सको। So this is orthonitrophenol. Up in this orthonitrophenol, you would have noticed one thing, that here there is possibility of formation of intramolecular H bond. How? Let us see. So this oxygen has got del minus charge, this has got del plus, and this has got del minus. Now you will understand why this is happening. So this hydrogen and this oxygen gets weak attraction force which is known as intramolecular H bond. Why? Because this is happening only in same molecule. ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको इंट्रामोलेकुलर H बॉन्ड बोला जाता है। अब पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करते हैं कि पैरानाइट्रोफिनॉल में H बॉन्डिंग है कि नहीं। तो ये आपका हो गया पैरानाइट्रोफिनॉल। तो यहां पर पैरानाइट्रोफिनॉल जो है उसके अंदर आप चेक करिए कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का H बॉन्डिंग देखने को मिल रहा है। तो in case of paranitrophenol, again represent this by del minus, this is del plus, this is del plus. So here you can see that there is intramolecular H bond, sorry, intermolecular H bond, इंटरमोलेकुलर H बॉन्डिंग। तो अब होगा क्या, समझो। लेट अस लेबल दिस एज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड दिस इज पैरानाइट्रोफिनॉल। तो पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होगा, दो मॉलिक्यूल्स इस तरीके से आपके लिंक्ड अप होंगे लाइक दिस। पैरानाइट्रोफिनॉल में इस तरीके से देखिए, यहां पर इस तरीके से दो मॉलिक्यूल्स लिंक्ड अप होंगे, जिससे क्या होगा, अगर आपको इसको वेपराइज करना है तो सबसे पहले तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जाएगी। उसके बाद ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपर स्टेट में आएंगे और उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच होगा। यहां पर ये जो इंट्रामोलेकुलर H बॉन्डिंग है उसके अंदर इसके जैसी कोई चीज नहीं है। कहने का मतलब इसको बॉयल करना मुश्किल है, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, सो इट हैज गॉट ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, हायर बॉइलिंग पॉइंट। दिस हैज गॉट द लोअर बॉइलिंग पॉइंट। तो विल राइट कि आउट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रो या ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल
phenol is steam volatile because it has weaker इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। उसके अंदर H बॉन्ड तो है लेकिन वीक वाला इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड है। पैरानाइट्रोफिनॉल में आपके पास स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। तो इन दोनों में से दिस वन विल बी द स्टीम वॉलेटाइल, दैट इज इट विल हैव द लो बॉइलिंग पॉइंट। द पैरा वन विल बी द हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट। नाउ let us go to the next topic, which is reaction of phenol with zinc metal या action of zinc on phenol. We are going to study the action of zinc on phenol. तो सी आपको पता है कि मेटल जो हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, वो हमेशा दूसरों को रिड्यूस करते हैं। तो व्हेन फिनॉल इज सब्जेक्टेड विथ द रिएक्शन ऑफ जिंक डस्ट, व्हाई डस्ट? बिकॉज द पाउडर्ड substance will have more surface area. So what will happen? This zinc will remove oxygen from the phenol. So basically it is reduction. Phenol is losing the oxygen. Losing the oxygen is reduction. So here the reduction of phenol will take place and benzene will be formed. And यहाँ पर benzene will be formed. Now students will ask, where does this hydrogen goes? So this hydrogen is remain as it is in the benzene. You are also supposed to remember that this reaction will require some heating. So you will write the delta on arrow. What you will be writing in the notes? So you will be writing कि phenol when reacts with zinc metal at high temperature, it undergoes reduction. It undergoes reduction and benzene is formed. बेंजीन यहाँ पर फॉर्म होता है, साथ साथ में साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में है जिंक ऑक्साइड ZnO। ठीक है। नाउ लेट अस गो फॉर द important part of this chapters, which is known as named reactions. The important named reaction that we are going to study now is Kolbe's reaction. Kolbe. Let us have the idea about Kolbe's reaction. So in Kolbe's reaction, what you are going to do is you will react the phenol with NaOH. NaOH, and then ultimately you will be converting the phenol in salicylic acid, that is 2-hydroxybenzoic acid. This salicylic acid is useful as the raw material for preparation of aspirin, जिसको हम थोड़ा बाद में देखने वाले हैं। तो in the first step what will happen? तो this phenol will react with NaOH, aqueous NaOH. So NaOH is a base, phenol is an acid. So obviously what this is going to do, this will abstract proton over here. The strong base will abstract the proton over here and sodium phenoxide will be formed. This will form the sodium phenoxide. Now when this sodium phenoxide is allowed to react with CO2 gas, what will happen? So this CO2 gas will get
attached like this, ONaCOOH. So here COO is attached over here, hydrogen was already present and hence it has formed COOH. This is not the exact mechanism part, but to remember you will learn like this. Ultimately what you are going to do, you are reacting this with HCl. If HCl is added, this will convert it into OH, this will remain COOH. Here NaCl will be out. This Cl minus will combine with Na plus, NaCl will be out, H will be added with oxygen. So here you can see that out of OH and COOH, the highest priority is of COOH. So it is 2-hydroxybenzoic acid. 2-hydroxybenzoic acid known as salicylic acid. This material is known as salicylic acid. So what you will write in the notes part? You are supposed to remember कि आपको reactant और product के नाम कम से कम लिखने हैं, कम से कम 15 मिनट. So when phenol reacts with NaOH, it gives sodium phenoxide. This, upon reaction with CO2 and HCl, it gives salicylic acid और 2-hydroxybenzoic acid. अब इसको याद करने का मैं आपको एक फनी ट्रिक सिखा रहा हूं, ठीक है? समझना इसको कैसे याद कर सकते हैं इस रिएक्शन को, क्योंकि नेम रिएक्शंस के अंदर बच्चे बहुत बार भूल जाते हैं, ठीक है? तो इसको याद करने का फनी ट्रिक क्या है? फिनॉल का बेस को फिनॉल का बेस या फिनॉल के बेस को हल्का बोल दे. चलिए फिनॉल की जगह पे क्या है? तो फिनॉल की जगह पे यू विल बी राइटिंग ओनली फिनॉल. K do not stand any meaning over here. Base means you will write NaOH. को मतलब कोक समझना है. कोक के अंदर कौन सी गैस होती है? CO2 गैस. हल्का मतलब you will be getting the HCl over here, ठीक है? बोलबे का मतलब है आपका रिएक्शन का नाम है कोलबे, ठीक है? कोलबेस. तो फिनॉल के बेस को हल्का बोलबे. This will be the short trick for funny trick for remembering this Kolbe's reaction. Now the importance of this Kolbe's reaction is that the salicylic acid formed over here is useful for preparation of very famous painkiller known as aspirin. Before we go for the aspirin part, take the screenshot. Okay, so let us understand how this salicylic acid is converted into the very famous painkiller aspirin. So our next question is synthesis of aspirin. Synthesis of aspirin from salicylic acid. From salicylic acid
you will prepare the aspirin. So let us take the salicylic acid which was prepared in the previous reaction. This is your salicylic acid. This is your salicylic acid. Now this salicylic acid will be reacted with acetyl chloride. So out of this, now the Cl will combine with H plus and HCl will be out. So here question comes, okay, why the H plus of only OH gets out? Why not COOH? So the reason is, out of this two, OH phenolic proton is more acidic. कार्बोक्सिलिक एसिड से फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, तो यहां पर फिनॉल का ही हाइड्रोजन जो है वो आउट हो जाएगा. तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगी, चेक करो. तो हियर इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन यू विल गेट COCH3. एसिटॉक्सी ग्रुप विल बी देयर. अब इसका थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि किस तरीके से ये एसिटॉक्सी हुआ. तो बच्चों याद रखो कि ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड से दो बाजू जुड़ा हो तो उसको बोला जाता है ऑक्सी. ऑक्सी ये ग्रुप है एसिटाइल और ये ग्रुप है ऑक्सी, तो इसको बोलेंगे 2 एसिटॉक्सी. इसका नंबरिंग हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2, तो 2 के ऊपर एसिटॉक्सी. उसके बाद यू हैव गॉट बेंजोइक एसिड, ये इसका IUPAC नेम है, कॉमन नेम है एस्पिरिन. द एस्पिरिन इज वेरी फेमस पेन किलर. सो व्हाट यू विल राइट इन द नोट्स. तो सैलिसिलिक एसिड अपॉन रिएक्शन विथ acetyl chloride CH3COCl gets converted into aspirin, which is very famous painkiller drug. This is very famous painkiller drug. Now let us understand the very important name reaction known as Reimer-Tiemann reaction. Before we go for the Reimer-Tiemann reaction, take the screenshot. Let us understand the Reimer-Tiemann reaction. Reimer-Tiemann reaction. So in Reimer-Tiemann reaction, what you are going to do, you are reacting the phenol with chloroform and NaOH. Chloroform and NaOH. The ultimate product in this reaction will be salicylaldehyde. So let us understand how the phenol can be converted into salicylaldehyde. अब इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और हमारी बुक के सिलेबस में है भी नहीं, तो हम लोग इसको समझने का एक बहुत ही देसी जुगाड़ ले लेते हैं. यहाँ पर मैं फिनॉल ले रहा हूँ. फिनॉल का रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं क्लोरोफॉर्म के साथ. तो क्लोरोफॉर्म को बच्चों मैं ऐसे लिख रहा हूं, यह आपका क्लोरोफॉर्म है, यह आपका फिनॉल है. दिस क्लोरोफॉर्म विल रिएक्ट विथ फिनॉल एंड 3 moles of NaOH, that is sodium हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 मोल्स के साथ ये रिएक्ट कर लेगा.
सो व्हाट विल हैपन, पहले तो ये 3NaCl विल बी आउट। सबसे पहला काम तो आपको यहां पर लिख देना है 3 moles of NaCl will be out. Now this OH group is basic in nature, so what will it do? It will abstract the proton. So one OH, H, H2O, another OH will abstract the proton from this position and 2 H2O will be formed. Now अब ऐसा मत बोलना सर ये OH और इसके हाइड्रोजन को भी रिमूव कर दो, नहीं भैया, फिनॉल को तो रहने देना है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो कि क्या बच गया है आपके पास। तो यहां पर सबसे पहले तो आपके पास बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कार्बन और ये OH मिल करके हम यहां पर लिख सकते हैं COH या CHO। चेक करो, ये कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन चला गया है तो खाली जगह है, ये कार्बन और ये OH मिलकर के आपका बना रहे हैं CHO। इसको हम लोग कॉमन नेम में बोल देते हैं सैलिसिलिक आल्डिहाइड या इट इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। चलो चेक करो, इट इज सैलिसिलिक आल्डिहाइड या out of this two the higher priority is for aldehydes, so it is 2 hydroxy benzaldehyde, 2 hydroxy benzaldehyde known as salicylaldehyde या salicylic aldehyde. I am not writing the notes for this reaction, that you will be doing by yourself. What you are going to write? Phenol reacts with chloroform and sodium hydroxide, या phenol reacts with 1 mole of chloroform and 3 moles of sodium hydroxide and gets converted into salicylic aldehyde या 2 hydroxy benzaldehyde along with the side products. Now let us understand the next very important reaction of phenol, which is oxidation. So phenols undergo oxidation with strong oxidizing agents such as sodium dichromate. Let us understand the oxidation. So basically this is phenol oxidation of phenols. फिनॉल्स का ऑक्सीडेशन को समझना है। तो दिस फिनॉल इज रिएक्टिंग विथ क्रोमिक एसिड H2CrO4. Here you will write the concentrated sulfuric acid. Alternatively, what you can write is, you can write over here as sodium dichromate and H2SO4. Sodium dichromate and sodium dichromate it is, I'm sorry, Na2Cr2O7, it was sodium chromate and H2SO4. So what, this is your extra important extra information. This sodium dichromate and H2SO4 will give you H2Cr2O7 plus Na2SO4. To this H2Cr2O7 you will add water and it will convert it into chromic acid H2CrO4. This chromic acid is getting reacted over here. So bracket में you can write chromic acid H2CrO4. यहाँ पर ये आपका extra information है कि how this chromic acid is coming from this sodium dichromate and sulfuric acid. So basically बच्चों, this is oxidation reaction. There will be removal of hydrogen. Since strong oxidizing agent is used, you will observe two things. The first is addition of oxygen, second is removal of hydrogen. So here you will find that from these two positions hydrogen is out and
oxygen, one atom oxygen is added, so 1 H2 and O gets forming H2O। समझ में ना आया हो तो देखो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आउट हुए, ऑक्सीडेशन का मीनिंग है हाइड्रोजन आउट होना। अब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसमें से O+O इस तरीके से आपका वो बनाएगा H2O, और ये ऑक्सीजन एटम जो है वो यहाँ पर ऐड हुआ। अब आप चेक करो तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो पूरी नहीं हो रही है, तो उसको पूरी करने के लिए हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्विनोन बोला जाता है। ये बेंजीन का क्विनोन है, इसीलिए इसको बोलेंगे बेंजोक्विनोन। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे बच्चों? बेंजोक्विनोन। सो नोट्स यू कैन राइट कि व्हेन फिनॉल गेट्स रिएक्टेड विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सच एज क्रोमिक एसिड, फिनॉल when reacts with strong oxidizing agents such as H2CrO4, chromic acid, it gets converted into benzoquinone. It gets converted into what? The benzoquinone. Now let us understand the very important reaction for distinguishing the alcohols and phenols. This will be the last reaction part for phenols and alcohols. उसके बाद आपका ethers चालू होगा. So let us have the brief idea about the neutral FeCl3 test for phenols. So this test is useful for distinguishing the phenol and the alcohol. अब ये टेस्ट क्यों किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम इस टेस्ट को भी समझ लेंगे। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा वो है नहीं। FeCl3 टेस्ट फॉर फिनॉल्स। तो बच्चों आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर ऑर्गेनिक पार्ट में आपका एक सेगमेंट आता है विच इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, जिसके अंदर आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाता है और उसके फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको आइडिया लगाना होता है। तो फंक्शनल ग्रुप आपके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, अमाइंस हो सकते हैं, OH ग्रुप हो सकते हैं, बराबर, या फिर आपका अल्केन हो सकता है। लेट अस से कि आपका कंपाउंड के अंदर OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, तो ये OH ग्रुप जो है वो 2 पार्ट में हो सकता है, या तो वो फिनोलिक हो सकता है या तो वो अल्कोहलिक हो सकता है कि नहीं? ये OH ग्रुप तो 2 पार्ट में हो सकता है ना, या तो फिनॉल का हो सकता है या तो अल्कोहल का हो सकता है। तो किसका है वो आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट है वो आपका है ए न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट या सिंपल FeCl3 टेस्ट, ठीक है? तो दिस टेस्ट इज गिवन ओनली बाय फिनॉल्स। पहले तो वो लिख लीजिए, गिवन ओनली बाय phenols. When phenols with and not alcohols when phenol reacts with freshly prepared, यहाँ पर FeCl3 का freshly prepared होना बहुत ज़रूरी है, freshly prepared न्यूट्रल FeCl3 न्यूट्रल होना चाहिए, थोड़ा सा उसके अंदर NaOH डालोगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। FeCl3 माइल्ड एसिडिक होता है, वो तो आपको पता होगा, मेटल के क्लोराइड जो है वो एसिडिक होते हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा NaOH डालना होता है, बराबर, थोड़ा सा NaOH डालने पर वो न्यूट्रल हो जाता है। तो इस तरीके से जो आपका फ्रेशली बनाया हुआ न्यूट्रल FeCl3 है वो आप गिवन कंपाउंड के अंदर ऐड करोगे। अगर वो कंपाउंड फिनॉल है तो if phenol reacts with freshly prepared neutral FeCl3, it gives violet color. It gives violet color because of complex formation.
बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। फिनॉल जो है वो FeCl3 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस कॉम्प्लेक्स की वजह से वो क्या कर देता है, वायोलेट कलर दे देता है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर आपका फिनॉल है, ठीक है। यहां पर मैं FeCl3 को ऐसे लिख रहा हूं, ये Cl, ये Cl और ये Cl। यहां पर आपके 3 मोल्स ऑफ फिनॉल जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं। 3 मोल्स ऑफ फिनॉल जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, तो 3 HCl आउट होंगे। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। यहां पर आपके पास 3 HCl मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे सबसे पहले। तो आप ये फिनॉल है, हाँ बच्चों, वो समझना, C6H5 मतलब ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। इसके साथ मैंने OH लगा दिया है, तो ये फिनॉल ही है बेसिकली, ठीक है, ओके। अब ये C6H5 वाला पार्ट कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, ठीक है। पीछे O है तो C6H5O थ्राइस है, 3 बार आ रहा है। उसके साथ एक Fe मेटल है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो वायोलेट कलर का होता है। इट इज वायोलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स। दिस टेस्ट इज गिवन ओनली बाय फिनॉल्स एंड नॉट अल्कोहल्स। सो बेसिकली अगर आपको OH ग्रुप डिटेक्ट होता है और अगर आप गिवन कंपाउंड के अंदर न्यूट्रल FeCl3 ऐड करते हो और अगर वायोलेट कलर मिलता है तो वो आपका फिनोलिक OH ग्रुप है, और अगर वायोलेट कलर नहीं मिलता है बच्चों तो वो आपका अल्कोहलिक OH है। क्लियर हुआ? इतना सिंपल सा टेस्ट है ये, फिनॉल ही देते हैं, अल्कोहल से इस टेस्ट को नहीं देते हैं। तो यहां पर आपका अल्कोहल एंड फिनॉल का पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ईथर्स को समझने वाले हैं, जो आपका शॉर्ट पार्ट रहेगा, लगभग 3-4 लेक्चर्स के अंदर उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग।